अदालत से फिर आगे की डेट मिली है। अभी केस गवाहियों पर अटका है। हर डेट पर दी जाने वाली अगली डेट किस तरह किसी की ज़िंदगी में अपनी कालिक पोत देती है, यह कोई मुझसे पूछे। न जाने कितनी बार आराध्या का भेजा मेल उलट पलट कर पढ़ चुकी थी मैं। हर बार नज़र उन 2 लाइन पर अटक जाती जिनमें उसने आलोक से तलाक लेने की बात की थी। 20 बरस तक विवाह की मजबूत डोर से बंधी जिंदगी जीते जीते तो पति पत्नी एक दूसरे की आदत बन जाते हैं, एक दूसरे के अनुरूप ढल जाते हैं। फिर अलग होने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। मन की गहराइयों से आती आवाज़ ने पुरजोर कोशिश की थी इस सच को नकारने की, पर यथार्थ मेल में भेजी उन 2 पंक्तियों के रूप में मेरे सामने थे। कैसे विश्वास करूं समझ नहीं पा रही थी। सब कुछ झूठ सा लग रहा था। मन अतीत में भटकने लगा था। बरसों पुरानी धुंधली यादें मेरे मन मस्तिष्क पर एक के बाद एक अपने रंग रूप में साकार सी हो उठी थी। मेरे सामने थी माता पिता के टूटे तस्वीरों की बदरंग तस्वीर, सहमी सी आराध्या जिसने मामा मामी के तलाक की परिणति में उस उम्र में दर दर की ठोकरें खाई थी जब लड़कियां गुड़ियों के ब्याह रचाती है, और मामा मामी जब पुनर्विवाह की डोर में बंध गए तो नन्ही आराध्या मेरी माँ की गोद में साख से गिरे पत्ते की भांति आकर गिरी थी। वैसे माँ खुद ही उसे अपने घर ले आई थी। अपने अपने नीड के निर्माण में मगन मामा मामी को तिनके जोड़ने और तोड़ने से ही फुर्सत कहाँ थी जो अपनी बेटी को रोकते। कभी पलट कर माँ से उसकी खोज खबर भी तो नहीं ली थी उन्होंने। यूँ माँ ने आराध्या का भरपूर प्यार दिया था, अपनी और भाई की बेटी की देखरेख में अंतर नहीं किया, लेकिन फिर भी आराध्या का भावुक मन कई बार विचलित हुआ था। माँ सब कुछ देकर भी माँ नहीं बन सकी थी। कई बार उसका मन करता उसकी जिद पर, नादानी पर कोई डांटे, रोने पर कोई दुलार करे, पर उसे रोने का अवसर ही कब देती थी माँ। इतना प्यार जताने के बाद भी उसे अपनी जननी न जाने क्यों याद आती। अक्सर मेरी गोद में सिर रखकर आराध्या सिसक उठती। दीदी, चिड़िया भी अपने बच्चों की देखभाल तब तक करती है जब तक वे उड़ना ना सीख जाएं। अगर मुझे पाल नहीं सकते थे तो जन्म ही क्यों दिया उन्होंने। मैं उसके गालों पर लुढ़क आए आंसुओं को जब तब पोंछती, पर कभी समझ नहीं पाई कि कभी कभी स्वार्थ का पलड़ा फर्ज के पलड़े से भारी हो उठता है। उस कच्ची उम्र में इस बात का मर्म समझ भी कहाँ पाती वह। कुछ बड़ी हुई तो हमेशा माता पिता के संबंध के लिए दोषी माँ को ही ठहराया उसने। बच्चों की खातिर करहाते वैवाहिक बंधन के निर्वहन का दम भरने वाली आराध्या स्वयं कैसा कठोर निर्णय ले बैठी। ऐसा क्या घटा जो वज्र जैसी छाती को मरमाहत कर गया। क्या पति पत्नी का जुड़ाव नासुर बनकर ऐसी लहूलुहान पीड़ा दे गया कि अब कोई दूसरा विकल्प ही नहीं रह गया था। क्या दाम्पत्य जीवन में दरार कभी भी पड़ सकती है। अचानक टैक्सी के रुकने की आवाज़ ने मुझे ऊहापोह की यात्रा से यथार्थ में लौट आने को विवश कर दिया। मेल में भेजे पते को खोजती हुई मैं सही जगह पहुंच गई थी। दिल्ली के एक पॉश इलाके में स्थित बहुमंजिला इमारत में उसका सुंदर सा फ्लैट था। घर की सजावट देखकर लगा उसके पास जीविका के सभी साधन हैं। किसी भी दया की मोहताज नहीं है वह। टेबल पर लगी फाइलों की ढेर, बार बार बजती फ़ोन की घंटियाँ, सब उसकी व्यस्तता के स्पष्ट परिचायक थे। आराध्या शायद घर पर नहीं थी, वरना मेरे आने की सूचना सुनकर जरूर पहुंच गई होती। अब तक नौकरानी चाय नाश्ता दे गई थी। मैं कोने में रखे स्टूल पर से एल्बम उठाकर उसके काले पन्ने बदलने में मशगूल हो गई, जिसमें संजोई यादें अब आराध्या का अतीत बन चुकी थी। कुछ ही देर में आराध्या मेरे सामने थी। उसे आलिंगन में लेकर जैसे ही मैंने उसके माथे को चूमा, उसके आंसू उसके गालों से लुढ़क गए। ये आंसू दाम्पत्य की टूटन और सामाजिक प्रताड़ना के त्रास से उत्पन्न हताशा के सूचक थे, या किसी अपने आत्मीय से मिलने की खुशी से उसका तन मन भिगो गए थे। जान ही नहीं पाई मैं। 20 बरस के अंतराल में बहुत कुछ सरक गया था। यही सब तो पूछने आई थी मैं उसके पास। काफ़ी समय इधर उधर की बातें में ही निकल गया। कभी वह आलोक के बारे में पूछती, कभी मेरे बेटे और बहू के बारे में प्रश्न करती। मैं कनखियों से उसके दिव्य रूप को निहार रही थी, जिसने जीवन की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों और अंधेरे रास्तों पर आने वाली हर अड़चन को चुनौती के रूप में स्वीकार किया था। उसकी मांग का सिंदूर, कलाइयों में खनकती लाल चूड़ियाँ
और माथे पर लाल बिंदिया देखकर तो मन मेरा संकित हो उठा था कि ये सुहाग चिन्ह तो पति के अस्तित्व के सूचक है। फिर वह मिल। अब तक मैं अपने ऊपर नियंत्रण खो चुकी थी, लेकिन कुछ पूछने से पहले ही वह कोई ना कोई प्रश्न कर देती, जैसे अपने अतीत को कुरेदने से डरती हो। रात का भोजन समाप्त कर ऊपर हॉल में आ गए हम। बस ही मेरा ध्यान स्टूल पर रखी उसके बेटे की फोटो की तरफ चला गया। कुछ पूछने से पहले मैंने उसे किसी गुरु की तरह समझाना शुरू किया। आराध्या, जिंदगी उतनी सपाट नहीं है। एक बार दुखों की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, उसके बाद सुखों की ढलान आती है। जब तक इन तकलीफ़ों से गुजरो नहीं, ऐसा लगता ही नहीं कि हमने कुछ किया। शादी ब्याह जब मसला बन जाए तो औरत मर्द के रिश्ते की अहमियत ही क्या रह जाती है। रिश्तों की आँच ही न रहे तो सांसों की गर्मी एक दूसरे को जला सकती है, उन्हें गरमा नहीं सकती। उसकी वाणी अवरुद्ध हो गई थी। मैंने उसकी दुखती रग को छू दिया। कुछ कहोगी नहीं? हारे हुए जुआरी की तरह सब कुछ लुटाकर खाली हाथ चली आई हूँ। पूरे घर को बांधने के प्रयास में जान ही नहीं पाई कि जिस डोर से बांधने का प्रयास किया वह डोर ही कच्ची थी। जितना बांधने का प्रयास करती उतनी ही डोर टूटती चली जाती। समझ ही नहीं पाई कि मैं गलत कहाँ थी। एक बार फिर सोच लो आराध्या, मैंने कहा। आपसी बेलागपन के बावजूद मेरा नारी स्वभाव हमेशा इच्छा करता रहा सिर पर तारों सजी छत की। मेरी छत मेरा वजूद था। बेशक इसके विश्वास और स्नेह का सीमेंट जगह जगह से उखड़ रहा था, फिर भी सिर पर कुछ तो था। पर मेरे ना चाहने पर भी मेरी छत मुझसे छीन ली गई। मेरा सब उजड़ गया। नीड़ का तिनका तिनका बिखर गया। प्रेम का पंछी दूर कहीं क्षितिज के पार गुम हो गया। आराध्या की मुस्कुराहट में छुपी उसके मन की वेदना स्पष्ट थी। आलोक से तुमने लव मैरिज किया था ना? उसे कुरेदने के विचार से मैंने अगला प्रश्न किया। हाँ, तुम्हारे विदेश जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। बुआ भी ज़्यादा समय तक नहीं जी पाई थी। सुबह दफ्तर चली जाती तो पूरा दिन तो बीत जाता था, लेकिन रात की काली छाया अजगर के समान जब विकराल रूप लेकर मेरे सामने खड़ी होती तो मन किसी ऐसे सहारे को ढूंढने के लिए तत्पर हो उठता जो मेरा अपना हो, नितांत अपना, मेरी प्रेरणा बनकर मुझे संबल प्रदान करे, मेरी भावनाओं संवेदनाओं को समझे। उसी समय एक प्रोजेक्ट के दौरान मेरी भेंट आलोक से हुई। मैं आर्किटेक्ट थी और वह इंटीरियर डिज़ाइनर। काम के सिलसिले में अक्सर हमारी भेंट होती रहती थी। हम बार बार मिलते। हमने कब जीवन साथी बनने की शपथ ले ली मैं जान ही नहीं पाई। हम दोनों का प्रेम युवा मन का कोरा भावुक प्रेम नहीं था। उसने मेरी प्रतिभा, मेरे व्यक्तित्व को स्वीकार किया था। मात्र शारीरिक आकर्षण नहीं था वह, उसके विचारों की परिपक्वता और सहृदयता से मैं आकर्षित हुई थी। लगता था विषय में विषम परिस्थिति से भी वह मुझे उबार लेगा। कुछ देर तक सन्नाटा पसरा रहा, फिर उसके होठ अनायास बुदबुदा उठे। ब्याह हुआ तो कुछ भी सपने जैसा नहीं था। न सखियों की छेड़छाड़, न हास परिहास ही सुना, न जयमाला डाली गई, न वंदन वार सचे। अग्नि को साक्षी मानकर दृढ़ संकल्प लेकर आई थी कि इस घर के हर सदस्य को अपने व्यवहार से अपना बना लूंगी। आलोक के परिवार ने कभी मुझे स्वीकार नहीं किया। वैसे इसमें उनका दोस्त भी नहीं था। हमारे समाज में ब्याह के समय वर पक्ष जिस मान सम्मान और दान दहेज की उम्मीद करता है वह सब उन्हें नहीं मिला था। तलाकशुदा माता पिता की मैं ऐसी संतान थी जो बुआ की दया पर पली बढ़ी थी। कन्या पक्ष के प्रतिनिधित्व करने वाला भी तो कोई नहीं था। सुबह से शाम तक काम करती, लेकिन मेरी किसी गुण की तारीफ करना तो दूर, उल्टा मुझे नीचा दिखाने का हर संभव प्रयास किया जाता था। अचंभित सी मेरी आंखें आलोक का संबल पाने का प्रयास करती, लेकिन उसके पास भी मुझे देने के लिए जैसे सब कुछ चुक गया था। माँ को खुश करने के लिए कभी वह मेरी तुलना अपनी बहनों से करता, कभी माँ से। उस तिरस्कार भरे माहौल में अस्तित्व व्यक्तित्व विहीन जीवन मैंने कैसे जिया ये मैं ही जानती हूँ। माँ के हाथों थमी डोर के इशारों पर नाचने वाला आलोक ऐसा पति था जो संबंधों की गरिमा को ही नहीं पहचान पाया। माँ माँ होती है, बहन बहन होती है और पत्नी पत्नी। सबके अधिकार क्षेत्र अलग अलग हैं, सीमाएं बटी हुई है, फिर टकराहट कैसी। उसने अपने घर का वातावरण नारकीय बना दिया। इन तुलनाओं से माँ के सामने मेरी आलोचना करता, अवहेलना करता, और जब दिन का उजास रात्रि का छीना आवरण ओढ़ लेता तो
बंद कमरे में मुझसे झूठे प्रशंसा के पुल बांधता, नए वादे करता। शुरू में सब कुछ अच्छा लगता रहा, फिर समझ गई कि वह इंसान दोहरी मानसिकता से जूझ रहा है। पत्नी से झूठे वादे करने वाला व्यक्ति बेहद रूढ़िवादी था। ब्याह से पूर्व उसके सानिध्य में लगता था पुरुष के बिना औरत का व्यक्तित्व अधूरा है, पंगु है, और अब वह इंसान आदर्शों की सलीब पर टंगा एक असहाय व्यक्ति था जो दोहरी मानसिकता से जी रहा था। ब्याह की मेहंदी का रंग अभी गहरा लाल ही था कि लोगों के फ़ोन शुरू हो गए। हमें उन अनुबंधों को पूरा करना था जिन पर ब्याह से पहले हमने हस्ताक्षर किए थे। गृह कलेश और तनाव से बचने का एकमात्र विकल्प यही था कि हम पूर्ण रूप से काम के प्रति समर्पित हो जाएं। मुझे विश्वास था कि हवा के झोंके के समान यह समय भी जल्दी बीत जाएगा। आलोक को भी मैंने उस दलदल में धंसने की बजाय उससे बाहर निकलने का परामर्श दिया। पत्नी थी उसकी, शास्त्रों में स्त्री को सहचरी, सहभागी जैसे उपमाएं दी गई हैं, लेकिन आलोक कुछ करना ही नहीं चाहता था, घर में ही रहना चाहता था। कभी चलता भी तो अपना चिड़चिड़ाहट और उग्र स्वभाव से ऐसा विकराल रूप धारण कर लेता कि लोग उससे दूर छिटक जाते। हर व्यवसाय इंसान की कर्तव्य परायणता और मृदु स्वभाव पर निर्भर करता है, लेकिन आलोक ने तो अपने ग्राहकों से लड़ने की शपथ ले ली थी। उसके व्यक्तित्व को देखकर पहली बार महसूस हुआ था कि बाहर से सुदृढ़ दिखने वाले इस व्यक्ति की जड़ें कितनी कमज़ोर हैं। मैं समझाती तो क्रुद्ध हो उठता, प्यार का प्रदर्शन करती तो उसका पुरुषार्थ जागृत हो उठता, और दया दिखाती तो नन्हे बालक के समान आत्महीनता का केंचुल ओढ़कर नन्हे बालक के समान सुबकने लगता। यही समझौता कर लिया था मैंने। आलोक अब कुछ नहीं करेगा। धीरे धीरे मेरा कार्य क्षेत्र बढ़ने लगा। समय, सितारों और संघर्ष ने मेरा हाथ मिलाया और काफ़ी धन अर्जित किया मैंने। पंछी भी घर लौटते होंगे तो वे 2 पल सुस्ता लेते होंगे, लेकिन आलोक के परिवारजन मुझ पर यूं टूटते थे जैसे कबूतरों के झुंड दाना डालने पर टूटते हैं। पैसा देते समय बुरा नहीं लगता था। हाँ, आलोक को देखकर मन जरा क्षुब्ध हो उठता था। एक प्रतिभाशाली कर्मठ व्यक्ति की तरह धन अपनी प्रतिभा को अपनी जड़मती से समाप्त कर रहा था। जब तक हम दोनों पति पत्नी एकजुट होकर धन अर्जित नहीं करते, उन उत्तरदायित्वों का निर्वहन कैसे करते जिन्हें हमने विरासत में पाया था। आलोक की 2 बहनों का ब्याह रचाना था। देवर की शिक्षा का दायित्व था मुझ पर, लेकिन उसे किसी बात से सरोकार नहीं था। अब एक नई धुन सवार थी उस पर। अपनी भवन निर्माण कंपनी खुलवाना चाहता था। वह दिन रात मुझसे पैसे मांगता। उधर माँ को बेटियों की चिंता थी। अपने सीमित साधनों से एक ही समय में सारे दायित्व निभाना कठिन था मेरे लिए। हर समय घर में कलेश रहता। जवान नंदों का विवाह करना मेरी पहली प्राथमिकता थी। अपनी सारी जमा एकत्रित करके नंदों का ब्याह किया तो माँ बहुत खुश हो गई थी। झोली भरकर आशीर्वाद मिले मुझे, प्रशंसा मिली, मान मिला, लेकिन यह प्रशंसा ही मेरे दाम्पत्य पर ग्रहण के रूप में छा गई। आलोक मेरी प्रशंसा से ईर्ष्यालु हो उठता। अब तक जिन्हें खुश करने के लिए अपनी पत्नी को अपमानित करता आया, वह ही क्यों कर प्रशंसा की मात्र बन गई। उसका अहम दर्प के समान उजागर हो उठा। हर समय मुझ पर फिक्रे कसता, शक करता। प्रतिस्पर्धा की थका देने वाली दौड़ की थकान से चूर शरीर और मस्तिष्क, महत्वाकांक्षाओं के ऊंचे ऊंचे क्षितिज ढूंढती आंखें घर लौटकर पति का प्यार पाने की ललायित रहती। लेकिन वहाँ मेरे लिए आलोक के मन में थी घृणा और कई ऐसे अनबूझे प्रश्न जो मेरे चरित्र पर कीचड़ उछालते थे। शक में बंधी जिंदगी से मुक्ति पाने के लिए मैंने एक निर्णायक कदम उठाना चाहा कि काम पर जाना बंद कर दूं। रोज के झगड़ों का बेटे के व्यक्तित्व पर बुरा असर पड़ रहा था। मेरे इस निर्णय से आलोक घबरा गया। नन्हे बालक के समान गिड़गिड़ाने लगा। आखिर जीने के लिए 2 वक्त का खाना और कपड़ा तो चाहिए ही था ना। अब हमारा तलाक हो ही जाए तो ठीक है। मन में एक कोने से पुरजोर स्वर उभरा। एक हल्की सी उम्मीद थी मन में, शायद तलाक मंजूर होने से पहले अदालत द्वारा मिलने वाली समयावधि मौका देगी और आलोक को अपनी गलती का एहसास होगा और हम फिर से पहले जैसे जी सकेंगे। तलाक लेने से पहले अवधि देने का नियम बनाने वाले कितने समझदार रहे होंगे दीदी। या तो दंपति भावनाओं में और बन जाते हैं या फिर आलोक जैसे संकल्प कर चुके होते हैं कि तुम चाहे जो भी करो, हम तो ऐसे ही ज़िंदगी काटेंगे। मेरी हर उम्मीद
निर्मूल साबित हुई। न बेटे के आगमन ने उसे घर से बांधा और ना ही उसकी जिम्मेदारियों ने। इस कमर तोड़ महंगाई में सबकी इच्छाएं, ज़रूरतें पूरी करते करते न जाने कितने पल मुट्ठी में बंद रेत की तरह फिसल गए। वह आदमी घर के छोटे छोटे दायित्व भी नहीं निभाता था। दिन यूं ही बीतते चले गए। ओम अब वयस्क था। पिता के संबंध में कई प्रश्न पूछता, कभी मुझे दोषी ठहराता, कभी पिता के अनर्गल वाक्यों का मर्म समझने की चेष्टा करता। मैं बड़ी सतर्कता से उसके प्रश्नों के उत्तर देती। उसके मन में मैंने पिता की ऐसी छवि उतारी कि वह आदरणीय हो उठा था। उसके मन में शायद कोई भी औरत अपने पति का अनादर अपने बेटे से नहीं करवाना चाहती। गृह कलेश और वातावरण के कलुषित होने के डर से मैंने होठ सी लिए थे। कई परिवारों से मुझे आमंत्रण मिलते हैं। आखिर मेरा अपना भी तो कोई अस्तित्व है। और फिर प्रतिष्ठा, मान, यश, धन सब कुछ था मेरे पास, लेकिन जी नहीं करता था कहीं भी जाने का। लोग पति से संबंधित प्रश्न पूछते तो क्या उत्तर देती। मेरा पति मुफ्त में रोटियां तोड़ने वाला एक आलसी पुरुष है। एक क्रोधी व्यक्तित्व के रूप में परिचय देती उसका। जानती हो दीदी, अपने बेटे को अपने पिता की देख रेख में छोड़कर जब काम पर जाती तो लगता पिता के संरक्षण में सुरक्षित है मेरा बेटा। कम से कम उसे तो वह पढ़ा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं था। आलोक मेरे बेटे के मन में विष घोलता रहा। उसने ओम के मन में मेरे प्रति घृणा के ऐसे बीज बोए कि अब वह मेरी तरफ एक नज़र भी नहीं देखना चाहता। उसने विस्फारित नज़रों से मुझे देखा, जैसे मुझसे ही प्रश्न कर रही हो। कुछ देर बाद आगे बोली, दीदी विश्वास कर सकती हो तुम इस नीच हरकत पर? तुमने प्रतिवाद नहीं किया? कई बार किया था। मनुष्य कभी आत्मविश्लेषण नहीं करता, करता भी है तो सामने वाले को ही दोषी मानता है। यही आलोक ने भी किया। कई बार मनुष्य के अच्छे संस्कार उसे बुरा करने से रोकते हैं, लेकिन आलोक के मन में शायद अच्छे संस्कार थे ही नहीं। और फिर किसी के प्रति मन में प्रेम या सद्भावना हो तो मनुष्य अपने दोष ढूंढने का प्रयत्न भी करता है। आलोक के मन में मेरे लिए घृणा थी, प्यार नहीं। नीचा दिखाने की चाहत थी, सम्मान की भावना नहीं। एक तरफा संबंध था हमारा। संबंध भी नहीं, समझौता कहो इसे। क्या नहीं किया मैंने उसके परिवार के लिए। एक कुशल योद्धा की तरह हर कर्तव्य का पालन किया मैंने। फिर भी मैंने तो एक सभ्य, सुसंस्कृत और शिक्षित व्यक्ति से विवाह किया था, और उसने असभ्यता की हर सीमा का उल्लंघन किया। पति के शरीर को जागीर समझकर पीड़ा दी। मैं चुप रही। मेरे अनमोल धरोहर को छल से मुझसे दूर किया, फिर भी होठ सी लिए। शत्रु की तरह व्यवहार किया मुझसे उसने। है कहाँ आलोक आजकल? खाड़ी देश में एक बड़ी भवन निर्माण कंपनी खोल ली है उसने। पिछले वर्ष उसका एक मित्र उसे वहाँ ले गया था। काफ़ी नाम कमाया उसने, पैसा भी कमाया। मैं बहुत खुश थी। देर से ही सही मेरे सुख का सूरज उदित हो गया, लेकिन वह मेरा भ्रम था। उसने दूसरा विवाह कर लिया। विवाह? हाँ दीदी, तुम्हारी तरह फटी आंखों से एक साथ कई सवाल मेरे चेहरे पर भी उभर आए थे। हमारा तलाक तो हुआ ही नहीं था। मन ने धीरे से हिम्मत बंधाई कि उसके पास पैसा है, खरीदे हुए रिश्ते हैं, तो क्या हुआ, सच तो सच ही है। हिम्मत मत हार। दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, मुझे न्याय दो, मेरा हक दो। झूठ और फरेब से मेरी झोली में डाला गया तलाक मेरी शादी की जोड़ से भारी कैसे हो सकता है। ना जाने किस अंधी उम्मीद में मैंने अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया। आज अपने मुकदमे की फाइल उठाए कचहरी के चक्कर काटती मैं खुद एक मुकदमा बन गई हूँ। आवाज़ लगाने वाले जज, वकील, प्यादा, गवाह सभी मेरी ज़िंदगी के शब्दकोश में छपे नए काले अक्षर हैं। रात के अंधेरे में मैंने जज की तस्वीर को अपनी पलकों से चिपका पाया है। न्यायाधीश बिक गया, बोली लगा दी चौराहे पर मेरी चंद ऊंची पहुंच के अमीर लोगों ने। लानत है, यह सोचने भर से मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है। भावनाओं के भंवर में डूबती उतराती कभी सोचती हूँ कि मेरा दोष ही क्या था। ना चाहते हुए भी फाड़कर फेंक देने का जी चाहता है उन बड़ी बड़ी लाल काली किताबों को, जिनमें ज़िंदगी और मौत के अंधे नियम छिपे हैं। निर्दोषों को सजा और कसूर वालों को खुलेआम मौज करने की आज़ादी देते हैं। जीने के लिए संघर्ष करती औरत का अस्तित्व क्यों सदियों से गुम होता रहा है। समाज की अनचाही चीनी गई
बड़ी बड़ी दीवारों के बीच। एक निजी प्रश्न पूछूं आराध्या? हाँ पूछो। जिंदगी में कोई हम सफ़र नहीं मिला? मेरा मतलब है पुनर्विवाह का विचार कभी फिर मन में नहीं आया? मैंने उसे चुभते प्रश्नों के जंगल में भटकने के लिए छोड़ दिया था। मिला था। पवन मेरे नीचे काम करता था। कोर्ट कचहरी की भागदौड़ से लेकर बैंक से रुपए निकलवाने में उसने मेरी मदद की थी। उसके साथ रहकर लगा इंसानियत अभी मरी नहीं है। पवन जैसे लोगों के मन में बसती है। विश्वास करने का मन किया था उस पर। सच पूछो तो उसके साथ एक बार फिर घर बसाने का विचार भी आया था मन में, लेकिन वह भी मेरा भ्रम था। अपनी आकांक्षाओं के चलते उसने अपने सहकर्ताओं से पहले पदोन्नति पाने के लिए मेरा जी भर कर इस्तेमाल किया। बॉस यानी बेताज बादशाह, जिसे चाहे नौकरी पर रखे, जिसे चाहे निकाले। महिला मंडल में हर समय फुसफुसाहट होती। पुरुष वर्ग खुल्लम खुल्ला फप्तियाँ कसता कि पवन की तो लॉटरी लग गई है, हमसे जूनियर है और प्रगति हमसे अधिक कर गया। भाई जिसके ऊपर बॉस का वरदहस्त हो उसकी आन बान शान के क्या कहने। पवन खिसियानी हंसी की आड़ में यह कटुता झेल जाता, पर मेरा मन उसके प्रति दया से द्रवीभूत हो उठता। अजीब है ये लोग, कैसी कैसी बातें करते हैं। आराध्या, जलते हैं ये लोग हमारे रिश्ते से। सबको तो आपकी जैसी सुंदर सुघड़ प्रेयसी नहीं मिलती ना। उसके इन शब्दों को सुनकर मैं सहज भाव में सोचने लगती कि कितना निर्मल हृदय है पवन का, जमाने के उतार चढ़ाव से अनजान। एक दिन मैंने विवाह जैसे गंभीर विषय को लेकर उससे बात की तो वह तुरंत टाल गया। फिर कभी गांव जाने का बहाना, कभी माँ से अनुमति लेने का बहाना बनाता रहा। एक दिन मैंने बहुत जोर दिया तो फिर बोला कि किस गलत फहमी में जी रही हो आराध्या? आपने कैसे सोच लिया कि मैं आप जैसी तलाकशुदा और एक बेटी की माँ से शादी करूँगा? मेरा रिश्ता पिछले साल मेरी बचपन की मित्र प्रियंका से तय हो चुका है। सिर्फ इंतज़ार कर रहा था कब मेरी प्रमोशन हो और मैं शादी के कार्ड छपवाऊँ। चीख चीख कर रोने को मन करने लगा। गले से घुटती सी आवाज़ें निकलने लगी। चीख ने घुटती आवाज़ों का रूप ले लिया। उस सातिर इंसान ने एक निष्पाप मन को अपमानित किया था। वह सीधा सरल नहीं बल्कि वस्तु स्थिति से अनभिज्ञ दिखने की चेष्टा करता रहा था। लगा उसी वक्त अपने तेज नाखूनों से उसका मुंह नोच डालूं। वह मुझे दलदल में धकेलता गया और मैं जान तक नहीं पाई। कितने दिनों तक घर का दरवाज़ा बंद करके रोती रही थी। लगता रोने के लिए जगह बेहद सुरक्षित है, न कोई देखने वाला, न किसी को दिखाना भी चाहती नहीं थी मैं। लेकिन धीरे धीरे मेरे आंसू थम गए। सोचती घर के बाहर मैं सीना तान कर सिर उठाकर चलती हूँ, लेकिन घर आकर मुझे क्या हो जाता है। बाहर निकल कर ये आवाज़ें दीवारों, खिड़कियों, दरवाज़ों से टकराएंगी, फिर यंत्रवत यहाँ वहाँ फैले शोर में घुल मिल जाएंगी। घुटती आवाज़ें जब बंद हो जाएंगी तब सीने से दर्द का यह सैलाब मुझे नीचे से ऊपर तक झकझोर देगा और मैं भंजित प्रतिमा की तरह बिखरती जाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे बिखरने का अधिकार नहीं। हालांकि दुनिया चाहती है कि मैं कब गिरूं और वह तमाशा देखे। मैं फिसल कर गिर जाने से, मेरे अंग भंग हो जाने से न जाने कितने दिलों और दिमागों को सुकून मिलेगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं। मेरे पैर चलते चलते इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि लड़खड़ा कर भी मुझे गिरने नहीं देते। ठोकरें पड़ी हो तो उनको भी मैं झेल लेती हूँ। धरती से मुझे प्यार है और धरती पर पुष्पों का सपना बेमानी हो गया है। आराध्या मेरे साथ बाहर दलान में आ गई। बागीचे में फूलों की ताजगी उसके भीतर प्रविष्ट हो उसे अलौकिक आनंद दे रही थी। सुखद हो संघर्षमयी आराध्या की यात्रा। इसी कामना के साथ मैं उठ खड़ी हुई कि आलोक और पवन जैसे आदमी आराध्या को तोड़ नहीं सके तो यह जमाना क्या कर लेगा। कहीं ना कहीं आराध्या के आत्मविश्वास को देखकर मुझे तसल्ली मिली। दोस्तों, ये दुख भरी कहानी यहीं समाप्त हो गई। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।